आज की हमारी पेशकश है सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखा हुआ शर्लॉक होम्स की कहानी द लॉरिस्टन गार्डन मिस्ट्री, जिसका हिंदी अनुवाद हमने लिया है विश्व बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से। मूल तौर पर यह कहानी 1887 की अ स्टडी इन स्कारलेट उपन्यास का तीसरा भाग है। कहानी में आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स की आवाज में सृजन, डॉक्टर वॉटसन और अन्य किरदारों की आवाज में मैं राजर्षि चक्रवर्ती। म्यूजिक हमने लिया है विवेक अभिषेक से। प्रोडक्शन एंड साउंड अरेंजमेंट किया गया है राजर्षि चक्रवर्ती द्वारा। पोस्टर डिजाइन बाय सृजन। शुरू हो रही है शर्लॉक होम्स द लॉरिस्टन गार्डन मिस्ट्री। मैं मानता हूं कि अपने साथी के व्यवहारिक सिद्धांतों के इस ताजा सबूत से मैं काफी हैरान था। उसकी विश्लेषण करने की काबिलियतों के लिए मेरी उसके प्रति इज्जत काफी बढ़ गई थी। मेरे मन में फिर एक हल्का सा शक रह गया था कि यह पूरी घटना कहीं पहले से ही सोची समझी तो नहीं थी, मुझे अचरज में डालने के लिए। हालांकि मुझे बेवकूफ बनाने के पीछे उसका क्या फायदा हो सकता था, यह मेरी समझ से परे था। जब मैंने उसकी ओर देखा, वह नोट पढ़ चुका था और उसकी आंखों में वही अनमना सपाट खालीपन नजर आया। मैंने पूछा, आखिर तुम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? कौन सा नतीजा? उसने ढीठाई से पूछा। यही कि वो मॉरिस का अवकाश प्राप्त सार्जेंट था। बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, उसने अशिष्टता से कहा और फिर मुस्कुराकर बोला, मेरी बदतमीजियों के लिए मुझे माफ करना। तुमने मेरे विचारों की डोर तोड़ दी, पर ये ठीक ही है। तो तुम वास्तव में नहीं देख पाए कि वो शख्स मॉरिस में सर्जन था? सचमुच नहीं। मैं क्यों जान गया? इस बात को समझने से ज्यादा आसान है इस बात को जान लेना। अगर तुमसे कहा जाए कि ये साबित करो 2 और 2 4 होते हैं, तो तुम्हें थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है। फिर भी तुमको मालूम है कि ये तथ्य ठीक है। सड़क के पार से ही मैंने उसके हाथों में एक बड़े नीले रंग का लंगर गोदा हुआ देखा था। उससे मुझे समुद्र का एहसास हुआ, पर उसके चाल में सैनिक का सरोप था और बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए वो एक मरीन था। उसमें स्वाभिमान था और हुक्म चलाने की आदत। तुमने देखा होगा कि किस तरह से वो अपना सर उठाकर चल रहा था और अपना बेत झुला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक इज्जतदार अधेड़ उम्र का आदमी है। इन्हीं सारी बातों को मिलाकर मुझे यकीन हो गया था कि वो एक सार्जेंट ही रहा होगा। अद्भुत, मेरे मुंह से निकला। बड़ी साधारण बात है, होम्स ने कहा। हालांकि उसके भाव से मालूम पड़ रहा था कि वह मेरी जाहिर हैरानी और तारीफ से खुश है। मैंने अभी अभी कहा था कि यहाँ कोई अपराधी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं गलत था। ये देखो। उसने मेरी तरफ वो नोट फेंका जो कमिश्नर लाया था। क्यों? मैंने उस पर नजर दौड़ाते हुए कहा, ये तो भयंकर है। ये सामान्य से थोड़ा हटकर है, उसने शांत भाव से कहा। क्या तुम जोर से पढ़कर मुझे सुना सकते हो? मैंने उसको ये पत्र पढ़कर सुनाया था। प्रिय मिस्टर शर्लॉक होम्स, ब्रिक्सटन रोड से हटकर 3 लॉरिस्टन गार्डन में रात के समय एक अप्रिय वारदात हुई है। रात के करीब 2 बजे गश्त करते चौकीदार ने वहां पर रोशनी देखी। क्योंकि वो घर खाली था, उसको शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा खुला पाया और सामने वाले कमरे में, जिसमें सामान नहीं था, एक पुरुष की लाश देखी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जेब में कई कार्ड थे जिन पर लिखा हुआ था एनॉच जे ड्रेवर, क्लीवलैंड, ओहियो, अमेरिका। वहां कोई डाका पड़ा नजर नहीं आ रहा था, न ही वहां इस बात का कोई सबूत था कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। कमरे में खून के निशान हैं, पर लाश पर कोई जख्म नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा कि वह लाश इस खाली घर में कैसे आई, बल्कि यह पूरा मामला ही पेचीदा है। अगर 12 बजे से पहले किसी भी समय तुम वहां पहुंचोगे तो मैं वहां मिलूंगा। मैंने सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़ रखा है जब तक तुमसे कोई खबर नहीं मिलती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे दूंगा, और अगर तुम मुझे अपनी राय दोगे तो मैं उसे तुम्हारी बड़ी मेहरबानी समझूंगा। तुम्हारा टोबियस ग्रेगसन। स्कॉटलैंड यार्ड रूम में ग्रेगसन सबसे स्मार्ट है, मेरे मित्र ने टिप्पणी की। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। निकम्मे लोगों में वो और लेस्ट्रेड सबसे अच्छे हैं। दोनों ही चुस्त और फुर्तीले हैं, पर दोनों की ही तरीके चौंकाने की हद तक पुराने हैं। वो एक दूसरे की पीठ पीछे छुरा भोंकते रहते हैं, 2 सुंदरियों की तरह आपस में ईर्ष्या करते हैं। अगर वो दोनों ही इस मामले में छानबीन करने लगे तो मजा ही आ जाएगा। उसकी बात करने के शांत भाव से मैं बहुत चक्का था। अब एक क्षण की भी देर नहीं होनी चाहिए। मैं बोल उठा, क्या तुम्हारे लिए टैक्सी का प्रबंध करूं? मुझे पक्का नहीं मालूम कि मैं जाऊंगा या नहीं। मैं बेहद आलसी हूँ। जब मुझे दौड़ा चढ़ता है तो कभी कभी काफी फुर्तीला भी हो सकता हूँ। क्यों? ये तो वही मौका है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे ना? माय डियर वॉटसन, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मतलब फर्क तो पड़ना चाहिए। मान लो मैं इस मामले की गुत्थी सुलझा भी लेता हूँ, तो यकीन मानो लेस्ट्रेड, ग्रेगसन और कंपनी इस बात का पूरा श्रेय अपनी जेब कर लेगी। अनधिकृत व्यक्ति होने का यही नतीजा होता है। पर वो तो तुमसे मदद मांग रहा है।
हाँ, वो जानता है कि मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ और ये बात वो मानता भी, पर किसी तीसरे के सामने ये बात मानने से पहले वो अपनी जीभ काट लेगा। फिर भी हमें वहां जाकर देखना होगा। मैं इस मामले को अपने आप ही सुलझा लूंगा। अगर कुछ नहीं तो मैं उन पर हंस तो सकूंगा। चलो आओ। उसने जल्दी से अपना ओवरकोट पहना और इधर उधर जल्दी जल्दी ऐसे काम करने लगा मानो उस पर फुर्ती का कोई दौड़ा चढ़ गया हो। और हाँ, अपना हैट ले आओ। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? हाँ, अगर तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं हो तो। 1 मिनट बाद हम दोनों एक हैंसन में बैठे और तेजी से ब्रिक्सटन रोड की ओर चले जा रहे थे। वो एक बदली भोर कोहरे की सुबह थी और घरों के ऊपर एक मटमैले रंग की चादर पड़ी थी, मानो नीचे बिछी मटमैले सड़कों की परछाई पड़ रही हो। मेरा मित्र काफी प्रसन्नचित्त था। वह क्रेमोना, फील्ड्स, अमाटी और स्कैंडिनेवियन के बारे में बताता रहा। जहां तक मेरा सवाल था, मैं चुप था क्योंकि उस बदरंग मौसम और हमारे मकसद की गंभीरता के कारण मेरा मन खराब हो रहा था। तुम इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं कर रहे हो, आखिर में मैंने होम्स के संगीत संबंधी वार्तालाप को टोकते हुए कहा। अभी कोई जानकारी नहीं है। सभी सबूत इकट्ठा हो जाने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सबसे बड़ी गलती है। इससे न्याय पक्षपात पूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास सभी जानकारी जल्दी पहुंच जाएगी। उंगली से इशारा करते हुए मैंने टिप्पणी की। ये ब्रिक्सटन रोड है और ये वो घर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यही रुको ड्राइवर, स्टॉप। हम अब भी वहां से लगभग 70 मीटर दूर थे, पर उसने जिद करके हमें वहीं उतर जाने को कहा और बाकी यात्रा हमने पैदल पूरी की। नंबर 3 लॉरेस्टन गार्डन मनहूस और भयावह दिखाई पड़ रहा था। सड़क से थोड़ा हटकर स्थित 4 घरों में से वह एक था, जिनमें 2 घर भरे हुए थे और 2 खाली। इन घरों की 3 मंजिला खाली उदास सी खिड़कियों में कहीं कहीं टू लेट का बोर्ड लगा था, मानो धुंधले से कांच पर मोती या बिंद उभर आई हो। एक छोटे से बागीचे में बीमार पौधे बेतरतीबी से उगाए थे और वह इनमें से हर घर को सड़क से अलग कर रहा था। पीले से रंग की एक पगडंडी उसे काट रही थी, जो शायद मिट्टी और कंकड़ के मिश्रण से बनी थी। सारी रात होने वाली बरसात की वजह से पूरी जगह में किचकिच हो रही थी। बगीचे के चारों ओर करीब 1 मीटर की ईंटों की दीवार थी। इसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे और इस दीवार के सहारे पुलिस का एक वीर कांस्टेबल खड़ा था, जिसको कुछ लोफरनुमा लोग घेरे खड़े थे। ये लोग गर्दन उचका व आंखों पर जोर देकर अंदर हो रही गतिविधियों की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा था कि शर्लॉक होम्स तुरंत ही घर के भीतर दौड़ा चला जाएगा और रहस्य की गहराई के अध्ययन में खो जाएगा, पर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। निर्विकार भाव से वह पगडंडी पर चहलकदमी करता रहा और शून्य भाव से जमीन और आसमान और सामने घरों और लोहे के बाड़ों की ओर देखता रहा। अपना निरीक्षण खत्म करने के बाद वह धीरे धीरे पगडंडी पर, या यूं कहिए उसके किनारे उगी घास पर, आंखें जमीन पर टिकाए पड़ने लगा। 2 बार वह रुका और एक बार मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा और संतोष प्रकट करते हुए सुना। गीली मिट्टी पर अनेक पैरों के निशान थे, पर क्योंकि उस पर पुलिस आ जा रही थी, मैं ये देखने में असमर्थ था कि मेरा मित्र उसमें से कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की आशा कैसे रख सकता है। फिर भी उसके भांपने की शक्ति के इतने ज्यादा अद्भुत प्रमाण मुझे मिल चुके थे कि मेरे मन में कोई संशय नहीं था जो मेरे लिए छुपा हुआ था। वह सब उसे दिखलाई पड़ सकता था। घर के दरवाजे पर हाथ में नोटबुक लिए एक लंबा सफेद चेहरे और सुनहरे बालों वाला आदमी मिला, जिसने तपाक से आगे बढ़कर मेरे मित्र से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बड़ी मेहरबानी जो आप यहाँ आए। वह बोला। मैंने सब कुछ अनछुआ और ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। इसके अलावा, मेरे मित्र ने पगडंडी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर से भैंसों का झुंड गुजरने से भी इतनी गंदगी नहीं फैलती। फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने अपने निष्कर्ष निकाल लिए हैं हमें यहाँ आने की अनुमति देने से पहले। ब्रिक्सन, घर के अंदर मुझे इतना करना पड़ा। उस जासूस ने टालते हुए कहा। मेरा मित्र मिस्टर लेस्ट्रेड यहाँ पर है। इस मामले को देखने के लिए मैंने इस पर भरोसा किया है। होम्स ने मेरी ओर नजर डाली। तिरस्कार से उसकी भौहें तन गई थी। तुम्हारे और लेस्ट्रेड जैसे महान हस्तियों के होते हुए किसी तीसरे पार्टी के लिए ढूंढने को कुछ नहीं रह जाएगा। वह बोला। ग्रेगसन ने आत्मसंतोष से अपने हाथ मले। मैं सोचता हूँ कि हमने वो सब कर लिया है जो किया जाना चाहिए था। हालांकि ये एक विचित्र मामला है और ऐसी बातों में तुम्हारी रुचि मुझे मालूम थी। तुम यहाँ पर कैब से तो नहीं आए थे? शर्लॉक होम्स ने पूछा। नहीं सर। एंड लेस्ट्रेड? नहीं सर।
फिर चलकर कमरे को देखते हैं। इस निरर्थक टिप्पणी के बाद उसने कमरे में कदम रखा। ग्रेगसन उसके पीछे पीछे चेहरे में विस्मय के भाव लिए आया। एक छोटा सा खाली और धूल भरा गलियारा उनको किचन से ऑफिस की ओर ले गया। 2 दरवाजे बाएं और दाएं खुलते थे। उनमें से एक जाहिर था कि कई हफ्तों से बंद था। दूसरा कमरा डाइनिंग रूम था, जहां वह रहस्यमय घटना घटी थी। होम्स अंदर घुसा और मैं उसके पीछे पीछे भारी मन से चला, जैसे मृत्यु की मौजूदगी में महसूस होती है। वह एक बड़ा सा चौकोर कमरा था, जो फर्नीचर के गैर मौजूदगी में और भी बड़ा लग रहा था। एक घटिया सा कागज दीवारों में चिपका था, पर कई वजह से वह जगह जगह से गला हुआ था और जगह जगह पर बड़ी बड़ी कतरने अलग होकर लटक रही थी और नीचे के पीले प्लास्टर को दर्शा रही थी। दरवाजे के सामने एक दिखावटी सा फायरप्लेस था, जो नकली सफेद संगमरमर के पत्थर से जड़ा था। एकमात्र खिड़की इतनी गंदी थी कि उसमें से आ रही रोशनी इतनी धुंधली थी कि हर चीज मटमैली सी नजर आ रही थी। इस मटमैलेपन को धूल की वो मोटी परत और भी बढ़ा रही थी, जिसने पूरे अपार्टमेंट को ढक रखा था। ये सारी बातें मुझे बाद में नजर आई। फिलहाल तो मेरा सारा ध्यान केंद्रित था उस अकेले खामोश निश्चल जीव पर, जो खाली पतराई आंखें बदरंगी छत पर गड़ाए हुए लकड़ी के फर्श पर चित पड़ा था। यह शरीर एक ऐसे शख्स का था जो उम्र में लगभग 43 या 44 वर्षों का रहा होगा, जिसकी औसत कद काठी, चौड़े कंधे, घने घुंघराले काले बाल और एक छोटी सी उगती दाढ़ी थी। वह एक भारी सा चौड़े कपड़े का फ्रॉक कोट और बास्केट पहना था। उसकी पतलून हल्की रंग की और कॉलर और आस्तीन बिल्कुल साफ थे। उसके पास जमीन पर ठीक से झाड़ा गया टॉप हैट पड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उसके हाथ छाती पर पड़े थे और उसके पैर आपस में गूंथे हुए थे, मानो मौत से उसकी लड़ाई काफी तकलीफदेह थी। उसके शिथिल चेहरे पर डर के भाव थे और जैसा मुझको दिखाई पड़ा, ऐसी नफरत कि जैसे मैंने पहले कभी किसी इंसान के चेहरे में नहीं देखी। ये भयावह विद्रुपता, छोटा माथा, चपटी नाक और बाहर की ओर निकला जबड़ा उस मरे हुए आदमी को अजीब बंदरनुमा बना रहे थे, और अस्वाभाविक रूप से ऐठी हुई मुद्रा से वो और भी ज्यादा बंदरनुमा लग रहा था। मैंने मृत्यु को कई रूपों में देखा है, पर मुझे वह कभी भी इतनी डरावनी नहीं लगी जितनी इस अंधेरे गंदे अपार्टमेंट में लगी, जो लंदन के उपनगरीय इलाके के इस प्रमुख गली में खुलता था। लेस्ट्रेड, जो हमेशा की तरह पतला और नेवलानुमा लगता था, दरवाजे पर खड़ा था और उसने मेरा और मेरे मित्र का अभिवादन किया। ये केस तो हलचल पैदा कर देगा सर, उसने टिप्पणी की। आज तक मैंने जो भी केस देखा है, ये केस उनमें से सबसे ज्यादा पेचीदा है, और मैं कोई नौसिखिया भी नहीं हूँ। कोई भी सुराग नहीं है, ग्रेगसन ने कहा। कोई भी नहीं, लेस्ट्रेड चहका। शर्लॉक होम्स लाश के पास गया और घुटनों के बल बैठकर गौर से निरीक्षण किया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि कोई घाव नहीं है? उसने चारों ओर लगे हुए खून के धब्बों की ओर इशारा करते हुए पूछा। बिल्कुल। दोनों जासूस जोर से बोल पड़े। फिर तो ये खून किसी दूसरे शख्स की है, शायद हत्यारे का। अगर हत्या हुई है तो ये मुझे सन 34 में यूट्रेट में हुए बॉन जॉनसन की मौत की हालातों की याद दिलाते हैं। तुम्हें वो केस याद है ना ग्रेगसन? नहीं सर। उसको पढ़ डालो, तुमको तो पढ़ना ही चाहिए। इस सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ पहले भी किया जा चुका है। बोलते समय उसकी फुर्तीली उंगलियां इधर उधर चारों ओर चल रही थी, टटोलती, दबाती, खोलती, परीक्षण करती, जबकि उसकी आंखों में वह खोया खोया सा भाव था जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं। परीक्षण इतनी फुर्ती से किया गया कि कोई उस बारीकी का अंदाजा नहीं लगा सकता था जिस बारीकी से इसे अंजाम दिया गया था। आखिरकार उसने मरे हुए व्यक्ति के होंठों को छुआ और फिर उसके पेटेंट चमड़े के बूटों के तलवे पर नजर डाली। इसे बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं गया है? उसने पूछा। बस उतना ही जितना हमारे परीक्षण के लिए जरूरी था। अब इसे शवगृह में ले जा सकते हो। अब इससे जानने के लिए कुछ नहीं बचा है। ग्रेगसन के पास एक स्ट्रेचर और 4 आदमी थे। उसके बुलाने पर उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और अजनबी को उठाकर बाहर ले गए। जब उन्होंने उसे उठाया, एक अंगूठी खनकती हुई नीचे गिरकर लुढ़कने लगी। लेस्ट्रेड ने उसको उठाया और अचरज से उसको देखने लगा। यहाँ पर एक औरत थी। ये एक औरत की शादी की अंगूठी है। बोलते हुए वह अंगूठी हथेली पर रखकर आगे दिखाई। हम सब ने उसे घेर लिया और अंगूठी देखने लगे।
इसमें कोई शक नहीं था कि सोने की वह सादा सा छल्ला कभी किसी दुल्हन की उंगली का शोभा हुआ करता था। ये मामले को और भी पेचीदा कर देता है। ये केस काफी उलझा हुआ था, पर इस अंगूठी ने तो और भी ज्यादा उलझन कर डाली। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे केस सुलझाने में मदद नहीं मिलेगी? होम्स ने टिप्पणी की। अब इसे घूरते रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसकी जेबों में तुम्हें क्या मिला? वह सब कुछ हमने यहाँ रखा हुआ है। सबसे नीची सीढ़ी पर बेतरतीबी से फैली चीजों की ओर इशारा करते हुए ग्रेगसन ने कहा, लंदन के बार रोड 97163 नंबर की सोने की घड़ी, एक अल्बर्ट सोने की चेन, बहुत भारी और ठोस एक जुड़ाव सोने की अंगूठी, एक सोने की पिन जिस पर बुलडॉग का सिर अंकित है और आंखों की जगह लाल मणियां जड़ी है, एक रूसी चमड़े का कॉर्ड केस है जिसमें NHJ ड्राइवर की कार्ड है जो क्लीवलैंड का है और कपड़े पर मिलते जुलते अक्षर छपे हैं। कोई पर्स तो नहीं है, पर कुछ खुले सिक्के हैं, लगभग 7 पाउंड की तरह कीमत के। बोकेशियो के डेकामेरॉन का लघु संस्मरण है जिसके पहले पन्ने पर जोसेफ स्टिंजरसन का नाम है। 2 पत्र हैं, एक IJ ड्राइवर के नाम और दूसरा जोसेफ स्टिंजरसन के। किस पते पर? अमेरिकन एक्सचेंज ट्रेंड। दोनों गोवन स्टीमशिप कंपनी से हैं, लिवरपूल से नाव चलाने के संदर्भ में। यह साफ है कि बदनसीब आदमी वापस न्यूयॉर्क जाने वाला था। क्या तुमने स्टेंजरसन नाम के व्यक्ति के बारे में खोजबीन की है? मैंने तो फौरन ही की थी सर। ग्रेगसन ने कहा, मैंने सभी अखबारों में विज्ञापन भेज दिया है। मेरा एक आदमी अमेरिकन एक्सचेंज भी गया है, वो अभी तक लौटा नहीं। क्या तुमने क्लीवलैंड भेजा है? हमने इसी सुबह तार भेजा था। अपनी पूछताछ आपने किन शब्दों में की? हमने सिर्फ हालातों का ब्यौरा दिया था और कहा था कि हमें मदद देने वाली किसी भी जानकारी के हम आभारी होंगे। तुमने ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं मांगी जो तुम्हें अहम लगती थी? मैंने स्टेंजरसन के बारे में पूछा। और कुछ नहीं? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिस पर यह केस आधारित नजर आती है? क्या तुम फिर से तार नहीं भेजोगे? मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने वो कह दिया है, एक चोट खाई आवाज में ग्रेगसन ने कहा। शर्लॉक होम्स मन ही मन हंसा। ऐसा लगा मानो वो कोई टिप्पणी करेगा कि तभी गर्व से हाथ मलता हुआ तथा आत्मसंतुष्टि के भाव लिए लेस्ट्रेड घटनास्थल पर पहुंचा जो उस वक्त आगे वाले कमरे में था। मिस्टर ग्रेगसन, मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज की है। अगर मैंने दीवारों का गौर से परीक्षण नहीं किया होता तो ये नजरअंदाज हो गई होती। बोलते वक्त उस छोटे से आदमी की आंखें चमक रही थी और साफ तौर पर वो अपने सहयोगी से एक हाथ आगे निकल जाने की खुशी को दबा रहा था। इधर आओ। कमरे में वापस जाते हुए वो बोला, जो उस विभत्स लाश के हटा दिए जाने के बाद पहले से ज्यादा साफ लग रहा है, उधर खड़े हो जाओ, इसको देखो। विजयी भाव से उसने कहा, मैं बता चुका हूं कि दीवार का कागज टुकड़ों टुकड़ों में कटकर गिर चुका था। कमरे के इस वाले कोने में एक बड़ा सा टुकड़ा टूट चुका था जिसके बदरंग प्लास्टर का पीला चौकोर भाग झांक रहा था। इस खाली जगह पर खूनी रंग से एक शब्द लिखा था, रेशे। इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी कलाकृति की नुमाइश करते किसी चित्रकार के जैसे अंदाज में जासूस ने कहा, इसको इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि ये कमरे के सबसे अंधेरे कोने में था और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। हत्यारे या हत्यारिन ने ये अपने खून से लिखा है। ये धब्बा देखो जहां से ये दीवार से टपका था। इससे वैसे भी आत्महत्या की बात खत्म हो जाती है। लिखने के लिए यही कोना क्यों चुना गया? मैं बताता हूँ। मेटल पीस पर ये मोमबत्ती देख रहे हो, ये उस वक्त जल रही थी। अगर ये जल रही थी तो इस कोने में अंधेरे की जगह सबसे ज्यादा रोशनी होगी। और अब जब तुमने इसे ढूंढ ही लिया है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ग्रेगसन ने तिरस्कार के भाव से पूछा। मतलब क्यों? इसका मतलब है कि लिखने वाला रेशल नाम की महिला का नाम लिखने वाला था, पर पूरा नाम लिखने से पहले ही उसके आगे विधन पड़ गया। मेरे शब्द याद रखना, जब ये मामला सुलझ जाएगा तो पता चलेगा कि रेशल नाम की किसी महिला का इस केस से संबंध था। आप हंस रहे हो तो ठीक है मिस्टर शर्लॉक होम्स, आप बहुत स्मार्ट और होशियार हो सकते हैं, पर सबके कहने करने के बाद ये पूरा ही सबसे अच्छा साबित मैं सचमुच तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरे अचानक हंस पड़ने की वजह से उस छोटे से आदमी के गुस्से को हवा मिल गई थी। ये खोज निकालने का श्रेय हम सब में से तुम्हें ही जाता है। और जैसा कि तुम कह रहे हो, ये भी साफ दिख पा रहा है कि ये पिछली रात के रहस्य में शामिल दूसरे व्यक्ति ने लिखा है। इस कमरे का जिहाजा लेने का मुझे अभी वक्त नहीं मिल रहा है, मगर तुम्हारी अनुमति से मैं अब ऐसा कर ही लेता हूँ। बोलते बोलते उसने अपनी जेब से एक नापने का फीता और एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। इन दोनों औजारों के साथ वो चुपचाप चहलकदमी करने लगा। कभी रुकता, कभी घुटने के बल बैठता और एक बार मुंह के बल लेट गया। अपने काम में वह इतना मशगूल था कि जान पड़ रहा था कि वह हमारी उपस्थिति भूल चुका है, क्योंकि पूरा समय वह अपने से बुदबुदाता रहा। कभी उत्तेजना से चिल्ला पड़ता, कभी कराहता, कभी सीटी बजाता, कभी उम्मीद और प्रोत्साहन दर्शाती आवाजें निकालता।
उसे देखते हुए मुझे अकस्मात ही अच्छी नस्ल और प्रशिक्षण प्राप्त फॉक्स हाउंड की याद आ गई, जो किकियाते हुए अपनी झाड़ी के आगे पीछे दौड़ता हुआ किसी खोई हुई गंध की खोज का प्रयत्न करता है। 20 मिनट या उससे ज्यादा समय तक वह छानबीन करता रहा, बड़े ही ध्यानपूर्वक उन निशानों के बीच की दूरी तय करता हुआ जो कि मेरे लिए बिल्कुल अदृश्य थे। वह कभी कभी दीवारों पर भी अपने फीते लगाकर नापता था, जो कि मेरी समझ के परे था। एक जगह उसने बहुत ध्यान से जमीन पर से भूरी मिट्टी का छोटा सा ढेर उठाकर एक लिफाफे में बंद कर लिया। आखिर में उसने अपने शीशे से दीवार पर लिखे शब्द पर गौर से देखा और हर अक्षर को बेहद बारीकी से जांचा। ऐसा करके वह संतुष्ट दिखाई पड़ा, क्योंकि उसने अपना टेप और शीशा अपने जेब में वापस रख लिया। कहते हैं कि जीनियसों में कठिनाइयां फैलाने की अद्भुत क्षमता होती है। मुस्कुराते हुए उसने टिप्पणी की, ये एक बेकार परिभाषा है, पर जासूसों के काम पे लागू होती है। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड ने अपने सहयोगी और कारनामों को कुछ कुछ कौतूहल और तिरस्कार से देखा था। जाहिर था कि वे उस बात को सराह नहीं पा रहे थे जो मुझे महसूस हो रहा था। शर्लॉक होम्स की हर छोटी से छोटी क्रिया किसी निश्चित लक्ष्य की ओर इशारा करती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? अगर मैं तुम लोगों की मदद करने की सोचूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम दोनों से केस का श्रेय छीन रहा हूं। तुम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि किसी का भी इसमें दखल देना गलत बात होगा। बोलते समय होम्स की आवाज में व्यंग छुपा हुआ था। अगर तुम अपनी छानबीन की जानकारी मुझे देते रहोगे तो किसी भी तरह की मदद देने में मुझे खुशी होगी। इस बीच मैं कांस्टेबल से बात कर लेता हूँ जिसको लाश मिली थी। क्या तुम उसका पता बता सकते हो? लेस्ट्रेड ने अपनी नोटबुक पर निगाह डाली। जॉन रेंस, वह बोला, इस समय ड्यूटी पर नहीं है। तुम्हें वो 46 ऑर्डल कोर्ट कोनिंगटन पार्क गेट पर मिलेगा। होम्स ने इस पते को लिख लिया। तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे तुम्हें इस केस में मदद मिलेगी। जासूसों की तरफ मुड़कर वो बोला, यहाँ पर हत्या हुई है और हत्यारा एक आदमी था। वो करीब 2 मीटर से ज्यादा लंबा युवक था। अपनी लंबाई की अनुपात से छोटे पैरों वाले था। चौकोन पंजों वाले घटिया बूट पहने था और ट्रिशनोपोली सिगार पीता था। वो 4 पैरों वाली गाड़ी में अपने शिकार के साथ यहाँ आया था, जिसको एक घोड़ा खींच रहा था, जिसकी 3 नाल पुरानी थी और पिछले खूंट की 1 नाल नई थी। जहां तक मैं सोचता हूँ, हत्यारे का चेहरा लाल था और उसके दाएं हाथ की उंगलियों के नाखून बेहद लंबे थे। ये कुछ संभावनाएं हैं, पर इनसे तुमको मदद मिल सकती है। लेस्ट्रेड और ग्रेगसन ने एक दूसरे की ओर एक अविश्वास भरी नजर से देखा। अगर इस आदमी की हत्या हुई तो कैसे हुई? जहर, शर्लॉक होम्स ने रुखाई से कहा और चला गया। दरवाजे पर रुक कर मुड़ते हुए उसने कहा, एक और बात लेस्ट्रेड, रेशे का जर्मन अर्थ है बदला, इसलिए किसी मिस रेशल की तलाश में अपना वक्त बर्बाद मत करना। इस झंझनाते तीर के बाद वह अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को ठगा सा छोड़कर चला गया। सुन रहे थे शर्लॉक होम्स द लॉरिस्टन गार्डन मिस्ट्री।